तो टैक्स रेजिम में बदलाव एक बड़ा कदम है, जिसकी वजह से आने वाले समय में मार्केट में जो कैश फ्लो है वो जाहिर सी बात है बढ़ेगा और इसका इकोनॉमी को फ़ायदा मिलेगा, इकोनॉमी बूस्टअप होगी क्योंकि कैश फ्लो बढ़ेगा तो ख़रीदारी होगी और पैसे का फ्लो मार्केट में बढ़ेगा, जिससे कि बाकी वर्गों को भी कुछ हद तक राहत मिलेगी। साथ ही कई चीज़ें ऐसी की गई है जिससे कि आम लोगों को राहत दी जा सके। हालांकि अभी जीएसटी का जो दायरा है, खासतौर पर पेट्रोल डीजल को लेकर और बाकी चीज़ों को लेकर, रोजमर्रा की चीज़ों को लेकर, उसको लेकर अभी चीज़ें बहुत स्पष्ट नहीं हो पाई है क्योंकि धीरे धीरे चीज़ें सामने आ रही है। और सबसे महत्वपूर्ण ये भी है कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसको लेकर किस तरह से आगे बढ़ेंगे। हालांकि बिहार के लिए ये एक बहुत अच्छी खबर रही कि बिहार को बहुत फ़ायदा इस बार भी मिला है। पिछली बार भी पैकेज मिला था बिहार को अच्छा खासा और इस बार भी बिहार को फ़ायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। व्यापारियों के लिए, एमएसएमई के लिए जो लोन की गारंटी थी वो 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ कर दी गई है। हर वर्ग को कैटर करने की, साधने की जो कोशिश है वो की गई है। किराया आमदनी पर टीडीएस की छूट 6 लाख रुपए तक की कर दी गई है। तो बजट स्पेशल पर हम बात करें और हमारे साथ इस बीच हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सारथी आचार्य जी अर्थशास्त्री है, बहुत स्वागत है सर आपका। प्रकाश गोलछा जी सराफा व्यापारी है, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी प्रकाश जी। और शुरुआत में आपसे ही करना चाहता हूं सारथी जी, आप जरा समझाइए इस बजट को, आप कैसे देखते हैं? अब तक की जो चीजें सामने आई है उसके बाद कितना राहत भरा ये बजट है, किस तरह से आम आदमी को राहत मिली है, कितना ये बजट जो है वो अच्छा आपको लग रहा है, कितना उसमें और कमियां खामियां आपको दिखाई देती है? देखिए, मैं जिस प्रकार से बजट देखता हूं, ये बजट केवल एक इंस्ट्रूमेंट है सरकार का। ये कहना कि बजट पूरी गवर्नमेंट पॉलिसी को डिफाइन करता है, ऐसा नहीं है। जो बजट्स होते हैं वो फिस्कल पॉलिसी बताते हैं केवल। उसके साथ एक मॉनेटरी पॉलिसी होती है जिसपे इंटरेस्ट रेट, क्रेडिट कितना देना है, किसको देना है, वो सब डिसाइड होता है। और फिर एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, एक एग्रीकल्चरल पॉलिसी है, जो कि अलग अलग चीजें हैं। तो यदि आप इस बजट को देखेंगे तो केवल फिस्कल पॉलिसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए। और इसमें मैं देखता हूँ कि ये लॉन्ग टर्म प्रोपोजिशन है बेसिकली। इसमें शॉर्ट टर्म के लिए तो केवल इनकम टैक्स में थोड़ी सी रिलीफ है, अदरवाइज ये लॉन्ग टर्म का है। क्योंकि यदि आप इसमें देखेंगे, एग्रीकल्चर में इन्होंने कहा है कि हम पल्सेस ज्यादा ग्रो करेंगे। आप किसान से कहिए आप पल्सेस कल से ग्रो करना शुरू करो, वो नहीं करेगा। वो ट्रांजिशन जो है 3-4 साल 5 साल लगते हैं। इसी प्रकार से यदि आप एटॉमिक एनर्जी वगैरह का देखेंगे, एटॉमिक एनर्जी प्लांट लगाने में ही 5-6 साल लग जाते हैं और क्रिटिकल होने में उसे 10 साल तक लग जाते हैं। और इसी प्रकार से यदि आप देखेंगे, ह्यूमन कैपिटल में इन्होंने कहा है कि हम इन्वेस्ट करेंगे। अब आईआईटीज में आप सीटें बढ़ाएंगे तो 5 साल बाद ही बच्चा निकलेगा ना वो पढ़ के। सो एक प्रकार से देखा जाए तो ये एक लॉन्ग टर्म प्रोपोजिशन है कि हम धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं। और ये गवर्नमेंट का ये एक तरह से ठीक भी है, क्योंकि ये सेकेंड ईयर है गवर्नमेंट का सिर्फ। और अभी इनके पास 4 साल है एक्सपेरिमेंट करने के लिए और फीबीज देने के लिए, एंड वो जिसको आप हिंदी में बोलते हैं रेवड़ी बांटना, अभी जरूरत नहीं है उसके लिए। 2028-29 में रेवड़ी बांट ले तो ठीक है। अभी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो उन्होंने अनाउंस किए हैं वो अच्छे हैं। लेकिन इसमें एक दो चीजें हैं जो कि पॉइंट आउट करना बहुत जरूरी है। ये है कि एक तो स्टेट्स का इसमें किस प्रकार से भागीदारी लाएंगे, क्योंकि स्टेट्स की अपनी अपनी डिमांड्स हैं, स्टेट्स की अपनी अपनी पॉलिटिक्स हैं, अपनी कंपल्शंस हैं। और कुछ स्टेट्स जो है वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो नेशनल पॉलिसी के साथ मैच करती हों। वो कुछ स्टेट्स बहुत ख़राब कर रहे हैं। लाइक फॉर इंस्टेंस, तमिलनाडु बहुत अच्छा कर रहा है, बिहार अच्छा नहीं कर रहा है। अब तमिलनाडु को टैक्स करके बिहार में ड्रेन करेंगे तो ये एक पॉसिबल नहीं है। बिहार को कब तक हो गया? मनमोहन सिंह जी के ज़माने से बिहार को दिया जा रहा है, लेकिन अभी भी दिया, वो गैप जो है बढ़ता ही चला जा रहा है। तो एक तरह से एक रीजनल बैलेंस की एक पॉलिसी, जिस तरह मैंने कहा था मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी और एक एग्रीकल्चर पॉलिसी, रीजनल बैलेंस की यदि एक पॉलिसी इस प्रकार की होए तो इसमें बहुत फायदा होगा। फाइनली मैं ये कहूँगा कि एक्सपोर्ट्स की तरफ अगर देखा जाए तो एक्सपोर्ट्स में कुछ इन्होंने टैक्सेशन पॉलिसीज वगैरह के बारे में बोला है, कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बारे में बोला है। लेकिन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। उसके बगैर आप प्रोडक्शन कर भी नहीं सकते हो और एक्सपोर्ट कर भी नहीं सकते हो।
इन्होंने छूट दी है बहुत सारी चीज़ों पे कि आप ये इंपोर्ट कर लीजिए अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं। अब उसमें ज़्यादातर ये होता है कि 80% चीज़ें आप इंपोर्ट कर लेते हो, जैसे मोबाइल फ़ोन हुआ, उसमें 80-85% इंपोर्टेड कंपोनेंट्स हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट अगर हमारे पास ठग से होए तो 50% तक ही नीचे आ सकता है। लेकिन R&D में हमारा अभी भी बिल्कुल कम है और इसको बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, हम बारी बारी पे सभी पॉइंट्स पर आएंगे और इस पर आगे और आपसे बात करेंगे। और इस बीच हमारे साथ कांग्रेस से जितेन मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। जितेन जी, बहुत स्वागत है आपका। कैसे देख रहे हैं बजट को आप? बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, देखिए, बजट तो फिर वही आया जैसा उम्मीद थी। बजट आंकड़ों की बाजीगरी के साथ पेश कर दिया गया। आज सेंसेक्स का गिरना बताता है कि कहीं ना कहीं ये हिंदुस्तान के नागरिकों के लिए अच्छा संदेश नहीं है। 1,00,000 करोड़ के अर्बन चैलेंज फंड का निर्माण कहां से करेंगे, ये समझ में नहीं आ रहा है। क्या फिर कर्ज लेने की तैयारी में सरकार है? शहरी क्षेत्रों में आय बढ़ाने की योजना है, अभी तक क्या करते रहे इसको समझ में नहीं आया। जब स्थिति बेकाबू हो गई तब इस तरह की बातें की जा रही है। नल से जल का मिशन जो है वो 2022 में पूरा करने की तैयारी थी। आपने देखा कि अब 2022 के बाद 2028 का टारगेट ले लिया गया है, क्योंकि 2029 में चुनाव है। ये सारा का सारा बाजीगरी का कमाल दिखता है मुझे। आम आदमी को स्पष्ट करती हुई कोई भी योजना नहीं दिखाई दे रही है इसमें। मजदूरों के लिए कहीं काम करने का सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है। किसानों के लिए कोई बहुत बड़ा राहत का काम दिखाई नहीं देता है, जिससे कि किसान राहत महसूस कर सके और उसकी आत्महत्या में कमी आ सके। जितेन जी, लेकिन टैक्स पर भी तो कुछ बोल दीजिए। नहीं, देखिए, टैक्स पर गरीब के लिए क्या सोचा है सरकार ने, उस मजदूर के उस गरीब के लिए सोचा इस सरकार ने, उस मजदूर के लिए क्या सोचा इस सरकार ने। 75% यहाँ की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। किसान रोजाना आत्महत्या कर रहे हैं। उस तरफ सरकार का ध्यान कब जाएगा? हम हर बजट में ये सोचते हैं कि अब की बार किसानों को राहत देने की तरफ कोई योजना सरकार बनाएगी, लेकिन आप ये देखिए कितना बड़ा दुखद विषय है। 16 लाख करोड़ का उद्योगपतियों का कर्ज माफ किया जा सकता है, लेकिन आज हम जितेन जी, आपको बीच में रोक रहा हूं माफी के साथ इस वक्त, क्योंकि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी कुछ कह रहे हैं बजट को लेकर, वो सुन लेते हैं। इनकी कीमतें कम होगी। जो $150 पर किलोवाट पर आवर थी वो $105 पर किलोवाट पर आवर आई है, वो $100 के नीचे जाएगी। और इलेक्ट्रिक के वाहन और लोकप्रिय बनेंगे, प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी और देश में नए रोजगार निर्माण होंगे। इसके लिए भी उन्होंने विशेष रूप से जो टैक्स में रियासत दी है वो निश्चित रूप से बहुत उपयोगी है। मैं निर्मला जी का बहुत अभिनंदन करता हूं और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी और विश्व की ये जो बजट आज माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन के साथ हमारी वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, ये बजट विकसित भारत के अटल संकल्प की नारी शक्ति नौजवानों को फोकस करके इस बजट में ऐतिहासिक निर्णय हमारी सरकार ने लिए हैं। आपने देखा कि मध्यम वर्ग को कैसे ताकत दी जा सकती है, वो इस बजट के माध्यम से 12 लाख का स्लैब टैक्स फ्री करके ऐतिहासिक कदम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वित्त मंत्री जी ने उठाया है। इसलिए देश खुश है, आम जनमानस खुश है। अब विपक्ष तो नकारात्मक राजनीति करता है। कोई मायूस अगर हुआ है, हम संसद के अंदर देख रहे थे कि जब डिक्लेरेशन होती है तो पूरा विपक्ष मायूस हो जाता है। तो विपक्ष केवल नकारात्मक राजनीति करता है। सरकार मोदी जी के नेतृत्व में गरीब किसान, गरीब का बेटा, देश का प्रधानमंत्री अगर गरीबों के जीवन को बदलने के लिए अगर कोई निर्णय करता है तो उसका स्वागत भी करना चाहिए। लेकिन विपक्ष नकारात्मक राजनीति करता है, इसलिए मायूस है। सर, हमेशा ये कहा जाता था कि जनता के हाथ में जो सीधा पैसा है वो कहीं ना कहीं जो है बचना चाहिए। एक मास्टर स्ट्रोक की तरह इसको देखें कि 12 लाख तक जो है अब कोई टैक्स जो है नहीं लगता हुआ नजर आएगा सैलरी क्लास पे। देखिए, मास्टर स्ट्रोक कहें या गरीब के जीवन को बदलने का या मध्यम वर्ग को ताकत देने की बात कहें, ये प्रधानमंत्री का विजन आज से नहीं। प्रधानमंत्री जी केवल कभी किन्हीं कारणों से नहीं करते हैं, वो हमेशा से गरीब का जीवन कैसे बदलेगा, उनके जीवन स्तर में बदलाव कैसे आएगा। तो चाहे मेडिकल के क्षेत्र में हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से हो, या हमारी महिलाओं को सशक्त और ताकत कैसे मिलेगी, तो जला योजना लेकर के आए थे।
तो गरीब के जीवन में बदलाव लाने के लिए जो जो हो सकता है वो प्रधानमंत्री मोदी जी का ही विजन है, जो वित्त मंत्री जी ने इस बजट के माध्यम से देश की जनता के सामने रखा है। सर, चूंकि आप मध्य प्रदेश से संदर्भ रखते हैं, विपक्ष एक चीज और कहता हुआ नजर आ रहा है कि बजट में केवल बिहार का जिक्र जो है वो होता हुआ जो है नजर आया है। बिहार स्पेसिफिक बजट जो है वो करार देते नजर आ रहे अभी तक के जितने बजट प्रस्तुत हुए हैं, आज निर्मला सीतारमण जी ने 8वां बजट प्रस्तुत किया है मोदी जी के नेतृत्व में। प्रधानमंत्री मोदी जी एक ऐसे नेता हैं इस भारत के अंदर जिन्होंने सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के मंत्र पर काम किया। समग्र भारत का संपूर्ण विकास कैसे होगा, ये अगर किसी ने किया है तो वो जम्मू कश्मीर का भी होगा, नॉर्थ ईस्ट का भी होगा, बिहार का भी होगा, दिल्ली का भी होगा, कोई क्षेत्र वंचित नहीं होगा। लेकिन कहना विपक्ष के बिहार को क्यों आपने इतना बजट दिया है, बिहार की जनता के प्रति मोदी जी की भावना है, मोदी जी का प्यार है। तो मोदी जी तो उनका जो प्यार है, या बिहार के मन में मोदी है, मोदी जी के मन में बिहार है, तो भैया तुम्हें क्या कष्ट है, आप विरोध करिए उसका। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व, मोदी जी के दिमाग में संपूर्ण भारत है, पूरे भारत का विकास करने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। बजट भी इसी बात का परिचायक है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ में वीडी शर्मा जी थे बातचीत करने के लिए। कैमरामैन चंचल गुप्ता के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली। तो वीडी शर्मा जी को सुन रहे थे, उसके पहले नितिन गडकरी केंद्रीय मंत्री को सुन रहे थे आप। लेकिन लगातार हमारे साथ जो हमारे गेस्ट है, जो मेहमान है, वो भी जुड़े हुए हैं। जितिन मिश्रा जी लगातार कांग्रेस से हमारे साथ बने हुए हैं, तो वही डॉक्टर सारथी आचार्य जी अर्थशास्त्री है, वो भी जुड़े हुए हैं। प्रकाश गोलछा जी सराफा व्यवसायी है, वो भी हमारे साथ बने हुए हैं। जितिन जी अपनी बात पूरी करें तो हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, मेरा ये कहना था कि इलेक्ट्रॉनिक सामान और महंगे मोबाइल सस्ते करने से इस देश की अर्थव्यवस्था नहीं सुधरेगी। इस देश की अर्थव्यवस्था जब सुधरेगी जब आपको देश के सभी वर्गों को ध्यान में रख करके बजट लाना पड़ेगा। आज बीडी शर्मा जी को मैं अभी सुन रहा था, कितनी हास्यास्पद बात करी कि बिहार को लेकर के प्रधानमंत्री के दिल में बिहार है और बिहार के दिल में प्रधानमंत्री, और बाकी देश को क्या प्रधानमंत्री अपना नहीं समझते। इस कुर्सी पर उस प्रधानमंत्री को बैठना चाहिए जो एक चश्मे से पूरे देश को देखे। मैं फिर कहूंगा कि इलेक्ट्रॉनिक सामान सस्ता कर देने से, महंगा मोबाइल सस्ता कर देने से काम नहीं चलेगा। इस देश की सबसे बड़ी जरूरत है रोटी, कपड़ा और मकान। उस दिशा में आप क्या काम कर रहे हैं? 80 करोड़ लोगों को अगर मुफ्त में राशन देने की जरूरत पड़ रही है तो सारा बजट आपका फेल है, क्योंकि आपने उसको ऊंचाई उस स्तर पर उठाने की दिशा में कोई काम नहीं किया। उल्टे इस देश के 80 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के नीचे पहुंचाने का काम इस सरकार ने किया है। मैं फिर कहता हूं कि जीवन रक्षक दवाइयों पे 5% टैक्स, क्या जरूरत है इसकी? आज जब आदमी, गरीब आदमी, मजदूर आदमी जीवन रक्षक दवाओं का इस्तेमाल करता है अपनी जीवन की सुरक्षा के लिए, ठीक है, हम बारी बारी में सभी पर आएंगे, सभी बातों पर आएंगे जितेंद्र जी। अभी हम आगे बढ़ते हैं और प्रकाश गोलछा जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। प्रकाश गोलछा जी, कैसे देख रहे हैं इस पूरे बजट को आप? कितना आम लोगों के लिए लगता है राहत भरा है? और क्योंकि आप सराफा व्यापारी, ऐसे में पिछली बार सराफा व्यापारियों को खासी खुशी मिली थी, इस बार क्या कोई खुशी मिल पाई है? कैसे आप आगे भविष्य को देखते हैं? नहीं, अभी तो जो हमें उम्मीद थी उतना तो खुशी नहीं मिला है, लेकिन आम जनता का और आम नागरिकों का अपन देखें, जो नौकरी पेशा है, युवा वर्ग है, किसान हैं, इन लोग को इसमें राहत मिली है। जो आज टैक्स की जो इन्होंने सीमा बढ़ाई है, ये निश्चित रूप से एक सराहनीय है और प्रशंसनीय है। हमें सराफा व्यवसाय से ये उम्मीद था कि जो अभी डिजिटल पेमेंट जो होता है, जो कार्ड से पेमेंट होता है, हमें एक उम्मीद थी कि उसमें जो टैक्स लगता है 1 से 1.5% जो कटता है, उसको हमारी उम्मीद थी कि इस बजट में हटा दिया जाएगा, लेकिन वो उतनी बड़ी राहत नहीं मिली है। साथ ही जो नगद लेन देन में जो 2 लाख की छूट, कस्टमर अगर कोई भी माल खरीदता है वो 2 लाख रुपए तक के छूट लेके अपना लेन कर सकता है। लेकिन अगर कस्टमर को अगर कोई माल बेचना है तो 10,000 से ऊपर का हम उसको पेमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत बड़ा असुविधा होती है। और कभी भी कोई भी कस्टमर को ऐसी इमरजेंसी पड़ती है कि उससे ज़्यादा भी पेमेंट करना पड़ता है। लेकिन जब उसको हम बैंक से किसी से पेमेंट करें और उस समय जब उसको निहायत आवश्यकता पड़े, उस समय उसको बहुत बड़ी दुविधा होती है और दिक्कत आती है। चलिए, इस बीच हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी जी जुड़ चुके हैं। अमित चिमनानी जी, बहुत स्वागत है आपका। चिमनानी जी पेशे से सीए भी है, तो मुझे लगता है बजट पर जो और बेहतर तरीके से हमको समझाने में और समझने में मदद मिल पाएगी। चिमनानी जी, आपसे ही समझना चाहते हैं, कितनी राहत आम आदमी को, मिडिल क्लास को, कैसे इस बजट को देखा जाए? ठीक है, आप बीजेपी से जुड़े हुए हैं, लेकिन साथ ही हम ये भी चाहेंगे कि बतौर सीए और एक आम नागरिक के तौर पर भी आप इसका एनालिसिस करके बताएं, ताकि हमको और समझने में आसानी हो।
अब तक ये प्रश्न आता था कि ये जो बजट है वो लोगों की मांग के अनुरूप है कि नहीं है, लेकिन ये पहली बार हो रहा है कि लोगों की जितनी मांग थी उससे भी ज़्यादा अच्छे प्रावधान इस बजट में आ गए। किसी ने भी नहीं सोचा था कि जो इनकम टैक्स का एग्जम्पशन लिमिट है, जो आयकर का दायरा है, वो 7 लाख से 12 लाख तक जाएगा। लोग सोच रहे थे अब पिछली बारी तो बढ़ाया है, अब हो सकता है 50,000 बढ़ा दे, 1 लाख बढ़ा दे, लेकिन इसको 5 लाख बढ़ाकर 12 लाख करके जो मोदी जी ने टैक्स पेयर्स का सम्मान किया है, इस देश के मिडिल क्लास का जो सम्मान किया है, वो मुझे लगता है कि पूरे विश्व की नज़र इस पर होगी, क्योंकि कहीं पर भी इतना प्रतिशत ग्रोथ एग्जम्पशन लिमिट में नहीं होता है। और जब ये छूट लोगों को मिलती है तो ये पैसा उनकी जेब पर बचता है, तो अल्टीमेटली वो या तो इन्वेस्ट करेंगे या तो वो उसे खर्च करेंगे। उससे कंजम्पशन भी बढ़ता है, मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ती है और अल्टीमेटली फिर हमारा जीडीपी सुधरता है। तो इस एक निर्णय से बहुत सारे सकारात्मक परिणाम भारत को मिलेंगे। हमारे देश की जो रीढ़ की हड्डी है वो किसान हैं। किसानों को फंड की आवश्यकता पड़ती रहती है और इसके लिए माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने केसीसी लाया था, तो उसकी लिमिट धीरे धीरे जो बढ़ती गई वो 3 लाख तक पहुंची थी। अब इस बजट में मोदी जी की सरकार ने उसको 3 लाख से सीधा 5 लाख कर दिया। ये भी अपने आप में एक ऐसा कदम है जो किसानों को बल देगा, उन्हें बड़ा काम करने की इच्छा शक्ति प्रदान करेगा। तो किसानों की उत्पादकता जमीनों की बढ़े, इसलिए साइंटिफिक वो हो, उसके लिए भी कुछ प्रोविजन इसमें है। और एक सबसे बढ़िया जो आत्मनिर्भर किसान हो उसके लिए यूरिया की फैक्ट्री लगाने का निर्णय किया गया है। तो यूरिया एक ऐसी चीज है जिसके लिए किसानों को कई बार कुछ तकलीफें होती हैं, तमाम प्रकार के सरकार सुविधाएं देती है उसके बाद भी। तब जब यूरिया की भी फैक्ट्रीज लगने लग जाएंगी तो किसानों को बहुत राहत इससे मिलेगी। और देश में जो एक हमने सोचा था कि किसान हमारा सशक्त हो तो देश सशक्त हो, उसकी दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। एमएसएमई सेक्टर के लिए जो लिमिट थी नॉन गारंटी लोन्स की, हर व्यापारी के पास जमीन नहीं है, घर नहीं है कि वो गिरवी रखे और फिर लोन ले, क्योंकि लोन बैंक में लेने जाते हैं हम तो पहले वो पूछेंगे कि आप गिरवी क्या रखेंगे। तो सरकार की एमएसएमई के लिए स्कीम थी कि 5 करोड़ तक अगर कोई व्यापारी एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया में लोन लेते हैं तो गारंटी वो व्यक्ति नहीं देगा, सरकार उसकी गारंटी लेगी। तो अब मोदी सरकार ने बहुत बड़ा दिल दिखाया है, उस लिमिट को 5 करोड़ से 10 करोड़ रुपए कर दिया है, डबल कर दिया है। और साथ ही जो स्टार्टअप्स हैं उसके लिए 10,000 करोड़ रुपए का फंड का प्रावधान इस बजट में है। इससे जो नए लोग आना चाहते हैं इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ, जो नया व्यापार करना चाहते हैं, जो हमारी सब्सिडी की स्कीम्स हैं सेंटर की और राज्यों की, ये उसके अतिरिक्त 10,000 करोड़ का प्रावधान है। तो मुझे लगता है कि देश में जो हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति अपना आत्मनिर्भर बने और नौकरी करने की जगह नौकरी देने का वो बल रखे, तो ये प्रोविजन उसको मदद देगा। और एक जो लाइन है मैं आपको कहूं, ये देश की तकदीर बदलने वाली लाइन है। मेक इन इंडिया के साथ साथ आज के बजट में मेक फॉर वर्ल्ड का जो नारा आया है, यानी कि विश्व भर में जो भी चीजें लोग इस्तेमाल करें उसमें मेड इन इंडिया लिखा हो, उसका प्रावधान इस बजट में है। तो मुझे एक भारतवासी होने के नाते बहुत ही गौरव की अनुभूति हो रही है। चलिए, लेकिन अमित जी, इसमें ना रेलवे का जिक्र हुआ है, शिक्षा के क्षेत्र को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, इस दिशा में भी मुझे लगता है आपसे और मैं आगे बात करूंगा। लेकिन चूंकि हमारे साथ सारथी आचार्य जी भी जुड़े हुए हैं, अर्थशास्त्री है। सारथी आचार्य जी, जिस तरह से कैश फ्लो की बात हो रही है कि स्लैब चेंज होने से, टैक्स स्लैब का चेंज होना कहीं ना कहीं लिक्विडिटी को बढ़ाएगा, 2 करोड़ लोग देश भर में टैक्स देते हैं, कैसे आप इसको देखते हैं कि कैसे ये बढ़ेगा, कैसे इसका असर बाकियों पर होगा? टैक्स देने के लिए जो बाकी जो अलग अलग जो लोग हैं, चाहे वो मिडिल क्लास हो या हायर क्लास हो, कैसे वो आगे और इससे प्रेरित होंगे, इंस्पायर्ड होंगे? देखिए, भारत में यदि देखा जाए, ठीक है आपने बोला 2 करोड़ लोग टैक्स देते हैं, भारत की जनता भी तो देखिए ना, 1,40,000 कितने 140 करोड़ है। तो 2-3% लोग जो हैं उनके लिए आपने छूट दी है थोड़ी सी। 97% तो अनटच्ड है ना, बिल्कुल। तो लिक्विडिटी से कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है इसमें।
और शॉर्ट टर्म में यदि कोई सोचता है कि इसकी वजह से कंजम्पशन बढ़ जाएगा, कंजम्पशन नहीं बढ़ेगा। लोग जो हैं जिसको बोलते हैं सेव फॉर द रेनी डे, क्योंकि आजकल अनसर्टेनिटी पूरे विश्व में और भारत में भी इतनी चल रही है कि रुपया काफी गिर चुका है। आज तो शायद 86-87 हो गया है कंपेयर टू, शेयर मार्केट भी डाउन हो गया आज, काफी शेयर मार्केट भी डाउन है, तो काफी उथल पुथल है चीजें। अच्छा, इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ रहा है, और ये कहना कि इन्फ्लेशन इंडेक्स देखें, इंडेक्स यदि आप इंडेक्स देखेंगे, इंडेक्स होती है 8, 10, 15 आइटम्स की। आप स्पेसिफिक आइटम को वो देखिए ना जो गरीब को अफेक्ट करता है या ऑर्डिनरी आदमी को। एफएमसीजी के जो प्रोडक्ट है सर वो 30% की ग्रोथ हर साल ले रहे हैं। एफएमसीजी की प्रोडक्ट, वो तो आप रिप्लेसमेंट रेट देखिए ना, उसमें पॉपुलेशन भी तो बढ़ रही है, पॉपुलेशन डायनेमिक्स भी तो बढ़ रही है ना। तो लेट अस नॉट फॉरगेट। सो देखा जाए तो मैंने जैसे पहले कहा था कि लॉन्ग टर्म प्रोपोजिशन इस बजट में ज्यादा है। शॉर्ट टर्म में तो मुझे नहीं लगता है कि आजकल परसों में कुछ ज्यादा होने वाला है। लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली होने वाला है, लेकिन इसमें बहुत कुछ अभी करना बाकी है। जिस प्रकार से इन्होंने ह्यूमन कैपिटल में कहा है कि आईआईटी में सीटें बढ़ा देंगे, आरएनडी में एक्सपेंडिचर कर देंगे, स्कूल का क्या हो रहा है? स्कूल तो आपने स्टेट को छोड़ रखा है और स्कूल की क्वालिटी गिरती चली जा रही है। अभी मैंने रिपोर्ट देखी कि कल परसों में ही रिपोर्ट देखी थी कि क्लास 5 का बच्चा जो है अब 22% ऐसे लोग हैं कंपेयर टू 16% पहले, जो कि क्लास 3 का पर्चा पढ़ पाते हैं। ये अगर क्वालिटी एजुकेशन, बिल्कुल क्वालिटी एजुकेशन को लेकर फोकस करने की जरूरत है। आने से अब हुई है कि छोटे से वर्ग जो कि 2-3-5% है उसी का बढ़ाव होगा, और ज्यादातर जो गरीब लोग हैं उनका बढ़ाव जो है वो केवल रेवड़ियों के थ्रू होगा। ये एक मेजर प्रॉब्लम है। ये आपने एक बहुत अच्छा वैलिड पॉइंट उठाया है कि रेवड़ियों के थ्रू होगा। रेवड़िया जो बांटने का कल्चर पिछले कुछ सालों से चल रहा है, ये कहीं ना कहीं इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा एक भार बन गया, और इसकी वसूली जो हो रही है कहीं ना कहीं वो आम जनता जो टैक्स पेयर है उससे हो रही है, और उसको जो मिलना चाहिए वो उसको नहीं मिल पा रहा जिसका वो हकदार है। तो कहीं ना कहीं ये उनके साथ भी एक अन्याय ही है कि वो जो टैक्स भर रहे हैं वो असल में राजनेता अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। वो आपने बिल्कुल ठीक कहा है, और इसमें यह है कि रेवड़ी बांटने से वो आदमी हमेशा ही रेवड़ी पे डिपेंडेंट हो जाता है। वो क्योंकि आप देखिए, किसान को आप 10% इनकम बढ़ा दीजिए या लेबरर की 10%, 15% इनकम बढ़ा दीजिए, उसका बेटा 10वीं क्लास में पास होके फेल होके चपरासी ही बनेगा। वो आईएएस नहीं बन जाएगा, वो कॉर्पोरेट सेक्टर में नहीं जाएगा, वो आईआईएम में नहीं जाएगा, आईआईटी में नहीं जाएगा। तो ये 5-5, 6-6% इनकम बढ़ाना या कुछ 80 करोड़ लोगों को फूड बांटना जिनको जरूरत नहीं है। इनफैक्ट हम लोगों ने सर्वे किया था राजस्थान में टू फाइंड आउट कि 80-85% ऐसे लोग हैं जिनको जरूरत नहीं है वो, लेकिन फूड बांटा जा रहा है। इसका मतलब somebody is paying for it ना, and who is paying for it? Is the taxpayer who is paying for it? Definitely. तो ये जो वेस्टेज है इसको घटाने की बहुत जरूरत है। तो एक साइड तो मैं कहता हूं कि ये बजट में कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जो कि लॉन्ग टर्म एडवांटेज के हैं, लेकिन कुछ चीजों में हमें स्टेट्स की भागीदारी चाहिए, कुछ हमें रेवड़ियां कम बांटनी चाहिए, और लोगों को सशक्त करने के लिए ह्यूमन कैपिटल, एजुकेशन और स्किल्स बढ़ाने की बहुत जरूरत है। बिल्कुल, बहुत ही वैलिड पॉइंट आपने बताया है। स्टेट की जो भागीदारी है कहीं ना कहीं वो हम देखते कि उसका जो बैलेंस है वो नहीं हो पाता है। बिहार को हम हर बार कुछ दे रहे हैं और कहीं ना कहीं बाकी जो राज्य है उनको हम ये दिखा रहे हैं कि हम आपका भी ध्यान रख रहे हैं, लेकिन वो चीजें जो मिल रही है बिहार को उससे जब आप कंपेयर करते हैं तो लगता है कि हम बहुत पीछे हैं। तो इस पर मैं जितेंद्र जी आपसे ही समझना चाहता हूं कि ये जो फ्री विज की जो राजनीति चल रही है पिछले कुछ सालों से, चाहे वो इस बार का बजट हो, पिछले बार का हो, या फिर हर बार हम देखते हैं कि चाहे वो आपका दल हो, कोई भी दल हो, ये इन दिनों एक जो ट्रेंड चल पा रहा है कि हम देंगे, हम देंगे, हम देंगे, हम इतना दे रहे हैं, वो उतना दे रहे हैं, इससे बाहर क्यों नहीं निकल पा रहे हैं हम? देखिए, इसके शुरुआत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, चूंकि उनको सरकार में आना था और सरकारों में बने रहना था, इसलिए इस तरह की, देखिए कितना बड़ा मजाक किया। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने की जरूरत पड़ रही है और $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं आप। इससे बड़ा झूठ कुछ नहीं हो सकता। आप दो तरह के झूठ बोल रहे हैं। एक तो आप ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप इस तरह का काम कर रहे हैं जिससे ये समझ में आता है कि आपके आंकड़े झूठे हैं और आपके दावे किताबी हैं। कृषि क्षेत्र में काम किया जाता तो आज इसकी जरूरत नहीं पड़ती फ्री विंस की, क्योंकि 75% अर्थव्यवस्था कृषि पे, अगर आप कृषि को मजबूत कर देते तो निश्चित तौर पर आज जरूरत नहीं पड़ती इतनी ज्यादा बजट की आपको। कृषि क्षेत्र में आपने किसी भी तरह का योगदान नहीं दिया है, किसान आज भी परेशान है। आपने देखा था आपने किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने एक आवाज उठाई थी कि मदरसे में बच्चे पढ़ने जा रहे हैं,
क्यों मदरसे में जाने के लिए मजबूर हो रहे हैं? क्योंकि शिक्षा का बजट लगातार कम करते जा रहे हैं आप। 22,000 स्कूलों की संख्या कम हो गई मध्य प्रदेश में, ये सरकारी आंकड़े कहते हैं। 28,000 स्कूल मध्य प्रदेश में ऐसे हैं जहां एक शिक्षक है और स्कूल नहीं है, और स्कूल है तो शिक्षक नहीं है। जब तक आप शिक्षा के क्षेत्र में बजट नहीं बढ़ाएंगे, जब तक अर्थव्यवस्था में सुधार की उम्मीद नहीं की जा सकती, जब तक। तो कुल मिला के कहने का मतलब मेरा यह है कि 97%, 98% आबादी अभी भी अछूती है, जिस पर आपकी निगाह नहीं गई है। ये जो आंकड़े और ये जो बाजीगरी है, इस पे 2% और 3% लोगों को फायदा होने जा रहा है। चलिए अमित जी, 2 और 3% लोगों का टैक्स कम कर दिया आपने, चलिए टैक्स से राहत मिली कुछ हद तक, वो बात है, ठीक है। लेकिन जो बाकी 80% लोग हैं उनका आप क्या कीजिएगा? उनको कैसे राहत मिलेगी? शिक्षा को लेकर कोई बात नहीं है, परिवहन को लेकर कोई जिक्र नहीं है, स्वास्थ्य को लेकर कहीं जिक्र नहीं है, तो ये जो बाकी चीजें उसका आप कैसे आगे बैलेंस करेंगे? और सबसे बड़ी बात यह कि बिहार जो है वो प्रधानमंत्री कहते हैं कि वो उनके नजदीक है, अभी आपने सुना है केंद्रीय नेताओं को भी, तो बाकी जो राज्य हैं उनकी तरफ क्यों नहीं ध्यान दिया जा रहा है? जो इनबैलेंस की जो स्थितियां बन रही है कि जहां चुनाव हो रहा है वहां पर ज्यादा राहत और जहां बाकी लोग हैं उनको कुछ ना कुछ ऐसा दे दिया जाए कि चलिए ठीक है आपके लिए भी कुछ कर दिया। जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, 10 साल वो रही, अभी मैं कांग्रेस के हमारे साथी प्रवक्ता को सुन रहा था, पिछले 11 साल से इन लोगों का स्क्रिप्ट वही है। थोड़ा स्क्रिप्ट थोड़ा तो बदलना चाहिए। वो पूरा कागज, वो 11 साल पुराना कागज रखा हुआ है, बजट जिस दिन आता है आके पढ़ के चले जाते हैं। तथ्यों पर कभी ये बात नहीं करते। इन्होंने बजट सुना भी नहीं होगा, मैं कुछ पूछ लूंगा तो बता नहीं पाएंगे। खैर, अब मैं आपको तथ्यात्मक जानकारी दे रहा हूं और कांग्रेस के साथी को सुनना चाहिए, और थोड़ा बाद में दूसरे डिबेट में बैठेंगे तो मदद मिलेगी। अभी मनमोहन सिंह की सरकार जब थी तो छत्तीसगढ़ को 10 सालों में 85,000 करोड़ रुपए दिए, 8,500 करोड़ रुपए दिए एक साल में। और मोदी जी आए, मोदी जी के 10 साल हो गए, मोदी जी ने छत्तीसगढ़ को 4 लाख करोड़ रुपए दिए। अब कितना गुना हो गया, जरा कैलकुलेटर चलाएं कांग्रेस के प्रवक्ता। दूसरी चीज, ये बीच बीच में बोल रहे हैं क्या पेट में दर्द शुरू हो गया इनके? अभी और अभी परेशानी पैदा करूंगा। मैम, हम तो तथ्यों के साथ बात करते हैं, इनको जरा चुप कराइए। नहीं, अभी वो बोल ही नहीं रहे, बीच बीच में जो बोल रहे हैं उनको जरा चुप कराने का निवेदन कर रहा हूं। अभी कुछ भी नहीं बोल रहे, वो म्यूट पर है वो भी। इसमें ऐसा है, उसमें मुझे ये कहना है कि जब अभी छत्तीसगढ़ में 1 साल हुआ है जब बीजेपी की सरकार आई, ये 10 साल के बाद 6,500 करोड़ रुपए इंसेंटिव दिया है। आज का जो बजट का प्रोविजन है, 1.5 लाख करोड़ रुपए राज्यों को आधारभूत संरचना के लिए सरकार ने देने का निर्णय लिया है। तो इसमें कोई भेदभाव है क्या? 1 लाख करोड़ रुपया अर्बन डेवलपमेंट के लिए दिया है, इसमें कोई भेदभाव है क्या? राज्यों को जो 32% राशि मिलती थी उसको 42% मोदी जी ने कर दिया। और आपको आंकड़ा बता रहा हूं, कांग्रेस के प्रवक्ता की कुर्सी हिलने वाली है। 10 साल में राज्यों को 32 लाख करोड़ कांग्रेस ने दिए थे, मोदी जी ने 129 लाख करोड़ रुपया दिया। जब बात करें तो आंकड़ों के साथ इन लोगों को करना चाहिए, ये हमेशा झूठ बोलते रहते हैं। अब आपने शिक्षा का विषय मुझसे पूछा, स्कूलों में 50,000 स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब लगने वाले हैं, ये एजुकेशन के लिए किया है। आईआईटी की 6500 सीटें बढ़ा दी हैं, ये एजुकेशन के लिए किया है। अभी आप देख रहे हैं विदेशों में एआई टेक्निक ने बहुत सारे रोजगार को कैप्चर कर लिया है। तो मोदी जी की दूरदृष्टि देखिए आप, 3 एआई के एक्सीलेंस सेंटर, 500 करोड़ का बजट दिया, उसको 500 करोड़ का, कोई 1-2 करोड़ रुपए का नहीं, जैसे कांग्रेस जो है टोकन बजट दे देती थी। इसके अलावा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर फूड, जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है कि हम वैज्ञानिक तरीके से चीजों को कैसे करें, इसका प्रावधान भी किया है। और जो आप कह रहे हैं, अभी हमारे अर्थशास्त्री भी कह रहे थे, मैं तो हैरान हो रहा था, जब बजट पहले आता था तो सबसे पहले पूछते थे टैक्स में छूट कितनी मिली, टैक्स में छूट कितनी मिली। अब 12 लाख तक टैक्स में छूट हो गई तो कह रहे हैं साहब ये तो 2-3% लोगों के लिए ही है। तो भैया इन्हीं के ही पिछले बयान निकाल के देख लेंगे, तो नहीं कर रहे थे तो कह रहे थे कि क्यों नहीं कर रहे हो, कर दिए तो कहते हैं क्यों कर रहे हो। अब इनका स्क्रिप्ट फिक्स है, 2-3% लोगों के लिए जो किया गया है। अभी एक तर्क आया कि जीडीपी में इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस देश में जो खर्चा करने वाले लोग हैं वो कितने करोड़ हैं? क्या 140 करोड़ में से क्या 140 करोड़ पूरा खर्चा कर पाते हैं क्या? यही 2, 4, 5, 10% ही तो लोग हैं जो ज्यादा खर्चा करते हैं। ऑब्वियसली इनकी इनकम ज्यादा है,
तो जिसकी इनकम ज्यादा है उसको सेविंग अगर कराएंगे तो वो खर्चा करेगा ना, वो कांग्रेस को तो चंदा देगा नहीं, वो खर्चा ही करेगा। तो इसीलिए इससे जीडीपी में ग्रोथ आएगा। इसके अलावा एक पॉइंट और बता दूं, आपने प्रश्न पूछा बाकी लोगों को क्या मिला। 16 लाख करोड़ का बजट होता था जब कांग्रेस की सरकार थी, अंतिम बजट था उनका 16 लाख करोड़ का। मोदी जी का बजट है 50 लाख करोड़ से ज्यादा। ये जो छूट मिली है वो तो कुछ 10, 20, 25 हजार करोड़ की है। ये जो 50 लाख करोड़ का बजट है वो किसके लिए है? देश के महिलाओं के लिए है, युवाओं के लिए है, किसानों के लिए है, आम आदमी के लिए है। अरे आप प्रोविजन पढ़िए, तो बजट को पढ़िए। आप देखिए कि कांग्रेस की जब सरकार थी तब से अब के मंत्रालयों में बजट का आवंटन 600% बढ़ गया है। रक्षा का बजट 1.5 लाख करोड़ होता था, 7 लाख करोड़ चला गया है। आधारभूत संरचना 2 लाख करोड़ से 11 लाख करोड़ पहुंच गई है। शिक्षा का बजट, कृषि का बजट, परिवहन का बजट 5-5 गुना हो गया है। तो अब अगर कहीं प्रधानमंत्री आवास बढ़ेगा तो गरीबों को ही फायदा होगा ना भाई। लेकिन बात तो यही हो रही है ना चिमनानी जी, क्रय शक्ति जो हमारी है वो नहीं बढ़ पा रही ना। दिक्कत तो वहां आकर रुक रही है कि महंगाई जो है, इन्फ्लेशन की जो रेट है वो बढ़ रही है। बजट में आप प्रावधान जरूर करें, लेकिन आज भी 80 करोड़ लोगों को हम दे रहे हैं अनाज, उसका भी तो एक कारण है, वो क्यों नहीं बाहर निकल पा रहे हैं? सवाल इस बात को लेकर भी खड़ा होता है। इसका बड़ा तर्कसंगत जवाब दे रहा हूं आपको। 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन वो लोग फिर से गरीबी रेखा के नीचे न चले जाएं, क्योंकि वो अभी अभी बाहर आए हैं, इसलिए उनको एक छोटा सा सपोर्ट देने की आवश्यकता है। दूसरा सवाल आपका क्या था? दूसरा सवाल इस बात को लेकर था कि ये जो 80 करोड़ लोग आपके आए हैं, पर कैपिटा इनकम हमारी बढ़ नहीं रही है। भारत की पर कैपिटा इनकम जो है वो 2,30,000 लगभग है और छत्तीसगढ़ की 1,45,000 लगभग है। तो ये जो इनकम है वो नहीं बढ़ रही है। हाँ, लोन जो है हर आदमी पर अगर आप देखें, भारत का जो लोन है वो 2,80,000 करोड़ रुपए का लोन है लगभग। तो पर आदमी के ऊपर जो टैक्स का जो दबाव आ रहा है वो उसकी इनकम के मुकाबले कहीं ज्यादा है और इनकम बहुत कम है। ये जो बैलेंस का इम्बैलेंस हो रहा है उस दिशा में काम नहीं हो रहा है। नहीं, देखिए पहली बात तो अभी कहा गया कि 2 से 3% लोग ही टैक्स भरते हैं, 97% तो भरते ही नहीं। तो टैक्स के बोझ का विषय नहीं है उन पे, जो पर्सनल टैक्स की बात है। आपने एक प्रश्न महंगाई को लेकर के भी किया, तो पिछले 9 महीने का डाटा है। भारत देश की महंगाई, दुनिया भर में युद्ध चल रहे हैं, अर्थव्यवस्थाएं बेहाल हैं, बदहाल हैं। भारत देश की महंगाई दर पिछले 9 महीने की 5% से नीचे है। और कांग्रेस की अभी का आंकड़ा अगर आप गूगल कर लेंगे 5.22% की दर से इन्फ्लेशन चल रहा है अभी। दे रहे हैं 5 से 6% की महंगाई दर हमेशा रहती है, और इतनी ही महंगाई दर को एक विकासशील देश के लिए सही माना जाता है। जैसे जैसे देश विकसित होता है, आप विकसित देशों की महंगाई दर उठाइएगा, आपको बढ़ी हुई मिलेगी। तो ये आर्थिक पहलू हैं, इनको तार्किक रूप से अगर हम बात करेंगे तो ही क्लियर होगा, नहीं तो हम कहेंगे कि महंगाई बढ़ गई। अरे आप 10 साल का इन्फ्लेशन रेट कांग्रेस का निकालिए ना, अगर हम सरकारों का कंपेरिजन। मुझे लगता है ये बार बार कांग्रेस का जिक्र करना अपनी जिम्मेदारी से भागने जैसा है, क्योंकि 10 साल से आप सत्ता में बैठे हुए, जाहिर सी बात है सवाल आपसे पूछे जाएंगे, समाधान की उम्मीद भी आपसे ही की जाएगी। वापस आऊंगा मैं आपके साथ, आपके पास। सारथी जी आपको प्रतिक्रिया देना चाहते जी। सारथी जी। नहीं, मैं कुछ रिएक्शन करना चाहूंगा इसमें कि 16 लाख करोड़ से 50 लाख करोड़ जो आप बात कर रहे हो, इसको अगर इन्फ्लेशन से एडजस्ट करोगे तो ये मेरी समझ में आधा ही हो जाएगा। ये जो 50 है अगर आप कंपेयर करोगे 25 से ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि 5% को आप 5 या 6% को अगर आप 10 साल तक कंपाउंड करोगे तो आप देख लोगे कितना होगा। करंट अगर आप देखोगे 50 लाख करोड़, ठीक है आपने सही कहा है, लेकिन आप उसे कंपेयर करो तो आप उसको इन्फ्लेट करके डिफ्लेट करके देखिए, वैसे मत देखिए, और कंपाउंडेड डिफ्लेशन करना पड़ेगा इसमें। दूसरी चीज ये है कि 2-3% लोग अफेक्ट होते हैं इनकम टैक्स से, ये इसमें कोई झूठ भी नहीं है। लेकिन एक चीज है कि हम केवल फिस्कल पॉलिसी की बात कर रहे हैं बजट में, और बात नहीं कर रहे हैं। इसमें जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं दैट इज आउटसाइड द बजट, वो जीएसटी काउंसिल में होता है, उसमें सब लोग टैक्स देते हैं। जो चीज खरीदोगे उस पर टैक्स लगेगा, और जीएसटी से लोग काफी परेशान हैं उसमें। लेकिन ये बजट की बात नहीं है, इसलिए मैं इसमें इस संदर्भ में बिल्कुल बात नहीं करूंगा। तो
एज फार एज डायरेक्ट टैक्स इज कंसर्न, इसमें कोई झूठ नहीं है कि 2-3% लोग ही टैक्स देते हैं। और आपका दूसरा सवाल ये है पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम में यदि आप देखेंगे तो पर कैपिटा इनकम हिंदुस्तान की रफली $2700 पर पर्सन है, जो कि एक लोअर मिडिल इनकम लेवल की है। इसको कम से कम 5000 लाना जरूरी है इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स के करीब। अब इसके लिए यदि हम एक रूपरेखा बनाएंगे तो ये जो रूपरेखा बनी है इसका शायद कुछ असर हो यदि ये इम्प्लीमेंट हो पाए। और मैं उसी बात पर आऊंगा जो मैंने पहले कही थी कि इसमें स्टेट्स की बहुत भागीदारी की जरूरत है। बिहार की तरह अगर हम पैसा ड्रेन करते रहेंगे तो ये नहीं होगा। इसके लिए बहुत जरूरी है कि एक इस प्रकार का मापदंड लगाया जाए कि एजुकेशन पे कम से कम 6% खर्च किया जाए, जो कोठारी कमीशन ने भी बोला था, फिर उसके पहले भी कमीशन में बोला था और उस बाद के कमीशन में बोला था, और हम कभी भी 3% से ज्यादा बढ़ा नहीं पाए। हेल्थ के बारे में यही चीज है कि हम कभी 1% से ज्यादा बढ़ा नहीं पाए, जबकि दुनिया भर के कमीशन वो क्या नाम था रंगस्वामी रामनाथ नहीं आ रहा उसका नाम, रामस्वामी कमीशन ने कहा था कि 3% तक होना चाहिए। WHO भी ये कहता है। हमारे यहाँ बेसिक प्रॉब्लम ये है कि हेल्थ इतनी एक्सपेंसिव हो गई है कि आप 4 दिन जाइए फोर्टिस हॉस्पिटल में 2.5 लाख रुपए लग जाते हैं। बिल्कुल, फॉरेन बिजनेस इन्वेस्टमेंट जो है उसका भी इन्वेस्टमेंट भारत में कमी है। 2.5% का जो रेशो चल रहा है उससे आगे हम बढ़ नहीं पा रहे हैं। हाँ सही बात है, उसमें एजुकेशन में हम बढ़ नहीं पा रहे हैं 3% से आगे, और उसमें भी ठीक है आप टिंकरिंग कर दी। IIT में आपकी बात सही है कि 6,000 सीटें 6,500 सीटें बढ़ा दी, बट किसके लिए बढ़ाई है? फीडर कार्डर तो स्कूल है ना, और स्कूल जो है उसमें अच्छे सारे स्कूल प्राइवेटाइज कर दिए हैं आपने। वो गवर्नमेंट स्कूल की हालत देखिए क्या है, किसी में दीवार नहीं, किसी में टॉयलेट नहीं है, ज्यादातर लोग तो उसी में जाते हैं ना। तो यदि स्टेट्स का भागीदारी हो, जो कि एजुकेशन एक कॉन्करेंट सब्जेक्ट है, इसमें ज्यादातर जो है स्कूल्स स्टेट्स के अंडर में आते हैं, तो यदि स्टेट्स की भागीदारी इस प्रकार से होनी चाहिए, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाओ, 6% तो आपको खर्च करना ही पड़ेगा एजुकेशन में, उसमें प्रोपोर्शनेटली देखिए आप प्राइमरी एजुकेशन में कितना खर्च करते हो। हालांकि इसमें एक अच्छी बात ये भी हुई है सर कि इसमें मैं ये भी पॉइंट जोड़ना चाह रहा हूँ कि अब जो है स्कूलों में कहा जा रहा है कि इंटरनेट की सुविधाएं जो है वो बढ़ाई जाएगी ताकि बच्चे जो है वो नेट फ्रेंडली हो जाए और दुनिया को बेहतर तरीके से समझ सके, जान सके। तो ये एक बेहतर कदम मुझे लगता है कि इसकी तारीफ होनी चाहिए। देखिए बहुत सारी चीजें जिसकी तारीफ होनी चाहिए, लेकिन यदि हम तर्क इस कर रहे हैं, आई डोंट वांट टू क्रिटिसाइज इट फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसाइजिंग इट। जो अच्छी चीज होगी, मैंने कहा अच्छी चीज है, इंटरनेट अच्छी चीज है, और ये दुनिया भर की जो बाकी चीजें कही गई है कि हमको ह्यूमन कैपिटल की तरफ ध्यान देना चाहिए, एटॉमिक एनर्जी की तरफ ध्यान देना चाहिए, ये सब मैं कहूंगा कि ये सब अच्छी चीजें हैं। लेकिन कुछ जो खामियां हैं उसके बारे में मैंने बोला है, खामियां भी नहीं है, कुछ जो हमारे चैलेंजेस हैं बिल्कुल स्टेट्स का, पर्टिकुलरली भागीदारी का, रेवड़ी का कल्चर, इस प्रकार की चीजों के बारे में मैंने बोला था कि ये हमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल। जितेंद्र जी, टैक्स के अलावा क्या लगता है, ऐसी कौन सी वो चीज लगता है आपको कि जो वाकई में बहुत जरूरी थी लेकिन उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया? क्योंकि एक बात मेरे जहन में जो आती है वो ये आती है कि जब आपकी सरकार हुआ करती थी, जीएसटी का जब जिक्र होता था तो कहा जाता था कि भाई जीएसटी के दायरे में पेट्रोल डीजल को लाया जाएगा, लेकिन उसके बाद जब भी जीएसटी काउंसिल की बैठक होती है तो कांग्रेस शासित राज्यों के लोग सहमति जता देते हैं कि ठीक है आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, लेकिन बाहर मीडिया में और अन्य जगहों पर इसकी खूब चर्चा होती है कि हम तो शुरू से कह रहे हैं। इस बार भी नहीं हुआ है। देखिए, हर बार कहा जाता है कि इसको जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए। दूसरी चीज मैं ये बताऊं, आईआईटी की बात हो रही है, नए कॉलेजेस की बात हो रही है, लेकिन मैं तो पूछ रहा हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में क्यों ध्यान नहीं दिया आपने? और जब भी हम सवाल उठाते हैं आप हमारी सरकारों की बात करने लगते हैं। मध्य प्रदेश की सरकार 4 लाख करोड़ रुपए का कर्जा ले चुकी है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में क्या पॉलिसी है आपकी? स्वास्थ्य के क्षेत्र में मैंने अभी गिनाया, और भी लोगों ने बताया कि ऐसे 22,000 स्कूल क्यों बंद करना पड़े आपको? इसके पीछे भी तो कोई कारण होगा। आंकड़ों की बाजीगरी नहीं चलेगी श्रीमान जी, आपको तथ्यों पर बात करना पड़ेगा। क्या कारण है कि 2% लोगों को राहत पहुंचा के आप 98% लोगों की बात करने लगते हैं? अरे जब अर्बन डेवलपमेंट की बात कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, अरे जब तक रूरल डेवलपमेंट पे काम नहीं होगा, जब तक इस देश की उन्नति की बात नहीं की जा सकती। सिर्फ भाषणों से करने से काम नहीं चलेगा।
आंकड़ों में बताना पड़ेगा। कृषि क्षेत्र के लिए क्या काम हुआ, किसान को राहत पहुंचाने की दिशा में कौन से कदम उठाए आपने? अगर यही सवाल पूछ दो तो नेहरू जी को याद करने लगते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, सरकार में आप बैठे हो, 10 साल किसानों को बता दिया उन्होंने, आपको जवाब देना पड़ेगा ना। जितेंद्र जी किसानों का बता दिया उन्होंने, मैं रिपीट कर देता हूं। किया। जितेंद्र जी किसानों का बता दिया उन्होंने, मैं रिपीट कर देता हूं। किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर उसको 5 लाख कर दिया गया है। पीएम धन धान्य कृषि योजना शुरू होने जा रही है, 100 जिलों को इससे फायदा होगा। डेयरी और मछली पालन के लिए 5 लाख रुपए तक का लोन देने की बात कही है। समुद्री उत्पाद सस्ते करने की बात कही जा रही है, 30 से घटाकर 5% की ड्यूटी की जा रही है। ऐसे मखाना बोर्ड का गठन करने की बात हो रही है, फूड प्रोसेसिंग की बात। कई चीजें ऐसी है जो किसानों के लिए बताई गई है, हालांकि वो इंप्लीमेंट कितनी हो पाएगी वो भविष्य का विषय है। गेहूं चावल की बात क्यों नहीं की जा रही है? गेहूं चना चावल सरसों की बात क्यों नहीं की जा रही है? वो किसान जो कर्ज में डूबा है उसको कर्ज से उठाकर वापस लाने की दिशा में कौन सा कदम उठाया जा रहा है? आप बताइए। मखाने की खेती की बात करने लगते हैं, कितने एरिया में मखाने की खेती होती? पूरा देश चावल पर निर्भर है, पूरा देश गेहूं की खेती करता है, सरसों की खेती करता है। उस तरफ आपका ध्यान क्यों नहीं जा रहा है? मैं पूछता हूं 22,000 स्कूल क्यों बंद हुए? उनको खोलने की दिशा में क्या काम कर रहे हैं आप? इस पर बात कीजिए। इस तरह के भाषणों से काम नहीं चलेगा श्रीमान जी। नहीं, लेकिन पेट्रोल डीजल वाला सवाल जो है वो अधूरा रह गया जितेंद्र जी। देखिए, मैं आपसे फिर बता रहा हूं कि जब केंद्रीय सरकार का मन नहीं है और कौन सा राज्य ये चाहेगा कि उसको इतना मोटिवेशनल किए बिना वो क्यों छोड़ देगा? इसके लिए केंद्र सरकार की इच्छा शक्ति की जरूरत है। दोबारा से रुक करते हैं हमारे मेहमानों का, डॉक्टर सारथी आचार्य और हमारे साथ प्रकाश गोलछा जी भी है। और एक छोटी सी प्रतिक्रिया प्रकाश गोलछा जी आपसे ही, बुजुर्गों के लिए जिस तरह से राहत दी गई है, कैसे इसको आप देखते हैं? और जो दवाइयाँ सस्ती हुई है उसको लेकर जो वरिष्ठ जनों को जो टैक्स में जो छूट दी गई है बहुत सराहनीय है। साथ ही जो जीवन रक्षक दवाई, जो कैंसर की दवाइयों को, कुछ दवाइयों में इन्होंने टैक्स कम किया है, 56 दवाइयाँ जी जो कम किया है। साथ ही कुछ दवाइयों को टैक्स मुक्त भी करने का आज वित्त मंत्री ने ऐलान किया है। निश्चित रूप से कैंसर की बीमारी एक ऐसी बीमारी है जिसके कारण जिसको भी कैंसर होता है उनके परिवार बहुत रूप से पीड़ित होते हैं, टूट जाते हैं। लेकिन आज उनके अगर दवाई के रेट में अगर छूट हुई है तो निश्चित रूप से उनको उसका बेनिफिट मिलेगा, ये मेरा सोचना है। चलिए डॉक्टर सारथी, एक फाइनल कमेंट आपसे, क्या वो पॉइंट्स थे जो लगता है कि जिसको ऐड ऑन करते तो शायद बजट और बेहतर होता? हाँ, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है बहुत अच्छी चीजें कही हैं। और आई थिंक मैंने जैसे आपको पहले बोला था कि लॉन्ग टर्म पॉलिसी के पर्सपेक्टिव में अच्छा बजट है ये, फिस्कल पॉलिसी से। लेकिन केवल फिस्कल पॉलिसी से देश नहीं बढ़ता है। मॉनेटरी पॉलिसी कहाँ जा रही है? हमारी इंटरेस्ट रेट इतनी हाई क्यों है? इंटरेस्ट रेट जब तक हाई होगी प्राइवेट सेक्टर सामने नहीं आएगा आपका कुछ खरीदने के लिए, कितनी भी आप फिस्कल आप उसमें इम्पीटस दें। तो एक पैरेलल पॉलिसी होनी बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, उन्होंने पे कमीशन ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है। इसका मतलब सरकारी बाबुओं की तनख्वाहें बढ़ेंगी, हजारों करोड़ उस पर खर्च हो जाएगा। बाकी विकास के लिए पैसा कहां बचेगा अगर पे कमीशन इस तरह? पहले कहा गया था कि पे कमीशन अब नहीं होंगे, अब सडनली पे कमीशन कहां से आ गया? तीसरी चीज यह है कि हमारे पास कोई इंडस्ट्रियल पॉलिसी नहीं है। इन्होंने कुछ एडहॉक पॉलिसीज डिक्लेयर करी है, बहुत अच्छी पॉलिसीज हैं, लेकिन एक लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल पॉलिसी बहुत जरूरी है जिसमें लघु उद्योग और एमएसएमईज वगैरह के लिए फिर लॉन्ग टर्म पॉलिसी है कि प्रेडिक्टेबिलिटी की होए। आज ये टैक्स लगा दो, आज उस पर लगा दो, अब उस पर लगा दो। तो एक 25% जो एक मोर्टेलिटी रेट है इसको कम करके 10% पे लाना। मोर्टेलिटी रेट मतलब कंपनियां बंद हो जाना 25% स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, इसको नहीं बंद होना, एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी की बहुत जरूरत है। तो मैं तो यही कहूंगा कि बहुत अच्छी चीज कही है पीएम साहब ने, लेकिन इसके साथ एक मॉनेटरी पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, एक लॉन्ग टर्म एग्रीकल्चर पॉलिसी, बिल्कुल थोड़ा सा और आगे वाइडर होना पड़ेगा, वाइडर होकर सोचना पड़ेगा, मजबूत कदम उठाने पड़ेंगे जो कि बहुत जरूरी है इस वक्त अर्थव्यवस्था के लिए। फिलहाल हमारा समय हमें रोक रहा है, लेकिन बहुत शुक्रिया डॉक्टर सारथी आचार्य जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जितेंद्र मिश्रा जी, प्रकाश गोलछा जी और साथ ही साथ बीजेपी से प्रदेश मीडिया विभाग के अध्यक्ष अमित चिमनानी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बजट सत्र 2025-26 में जिस तरह से कहीं पर राहत है तो कहीं पर अभी भी कुछ मुश्किलें हैं, तो कहीं पर भविष्य की जो चुनौतियां हैं वो सामने दिखाई देती है, तो कई ऐसे कदम उठाए गए हैं जो कि भविष्य को ध्यान में रखकर उठाए गए, जिसका आने वाले समय में जो फायदा है वो दिखाई देगा। लेकिन अभी भी इस पर और भी बहुत सारी चीजें धीरे धीरे सामने आ रही है, शाम तक तस्वीर और ज्यादा स्पष्ट हो पाएगी। इस पर हम लगातार नजर बनाए हुए अपडेट आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। इस खास पेशकश में
में इतना ही। आप बने रहिए आई न्यूज़ 24/7 के साथ।